Hello and very welcome to my channel, the English Learning Channel. This is the first chapter of the book Hornbill for class 11. This is an NCERT book, and this first lesson is titled The Portrait of a Lady. The Portrait of a Lady is a collection of short stories. In fact, it is not a story in itself. The title, The Portrait of Lady, is not the title of a story, but is the title of a full collection which contains a number of short stories. So, the stories are about a variety of characters, and in this one the character is no one else but the grandmother of the author himself. तो लेसन का नाम है या स्टोरी कलेक्शन का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. उसका एक हिस्सा है ये जिसमें सच में खुशवंत सिंह जो कि राइटर हैं उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताया है. उनका एक पोर्ट्रेट सा खींचा है. खुशवंत सिंह देख सकते हैं आप फोटो में. इन्होंने ये शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन लिखा है. एक बर्ड भी दिख रही है जो इस स्टोरी में आएगी. ठीक है, स्पैरो नाम है इसका. खुशवंत सिंह के बारे में जहाँ तक बात की जाए तो 2 फरवरी 1915 को पैदा हुए थे और 20 मार्च 2014 को इनकी डेथ हो गई थी. ये ऑथर भी थे, लॉयर भी थे, डिप्लोमेट थे, जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे. 1947 में इनका जो एक्सपीरियंस था और भी उस वक्त के लोगों की तरह जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद 2 कंट्रीज़ में हुआ था. एक कंट्री बना था इंडिया और एक पाकिस्तान. तो उस पार्टीशन ऑफ इंडिया से प्रेरित होकर इन्होंने नावल लिखा था ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में, और उसके ऊपर फिर बाद में 1998 में एक हिंदी मूवी भी बनी थी. तो ये इनका सबसे ज़्यादा जाना माना नावल है ट्रेन टू पाकिस्तान. और ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये एक शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन का नाम है. इस वाली स्टोरी में ऑथर ने यानी खुशवंत सिंह ने अपनी ही ग्रैंड मदर के बारे में बताया है. तो आइए देखते हैं, सीधा लेसन शुरू करते हैं. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. लेडी किसे कहते हैं जानते होंगे आप. पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट आप तस्वीर समझ लें, फ़ोटो समझ लें. ठीक है, आमतौर से किसी को सामने बिठाकर जब ड्रॉ किया जाता है उसे पोर्ट्रेट होता है. और लेडी जो है वैसे तो लेडी एक सिविलाइज्ड वुमन को कहते हैं. ठीक है, हर वुमन लेडी नहीं होती है, लेकिन हाँ हर लेडी वुमन होती है. लेडी का मतलब कायदे में होता है अ वुमन विद मैनर्स, एटिकेट्स. एक ऐसी स्त्री जिसके पास संस्कार हों, तौर तरीके हों, बोलने का तरीका हो, चलने का तरीका हो, बात करने का, ये सब मतलब एक सिविलाइज्ड वुमन को लेडी कहा जाता है. तो यहाँ पर देखिएगा, आप लोग खुद फैसला कीजिएगा, लेकिन ऑथर ने फ़िलहाल अपनी ग्रैंड मदर को यहाँ पर लेडी कहा है और उनको पोर्ट्रेट किया है, यानी उनका कैरेक्टर स्केच बनाया है. खुशवंत सिंह राइटर का नाम लिखा है. अब सीधे काम की बात करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते. इसमें लिखा है माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन. लिख रहा होगा आपको. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन. मेरी दादी किसी और की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी. शी हैड बिन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years. वो पिछले 20 साल से
कब से? लगभग 20 साल से रिंकल्ड थी। रिंकल्ड कहते हैं झुर्रियाँदार। बूढ़ी थी 20 साल से और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। दैट आई हैड नोन हर। 20 साल से मैं जब उनसे जानता था तो उन्हें इस हालत में देखा है मैंने, बुढ़ापा और चेहरे पर झुर्रियाँ। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग। लोग कहते हैं कि कभी वो जवान भी थी और प्रिटी थी, सुंदर भी थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके हस्बैंड भी होते थे, यानी वो मैरिड भी थी। अब नहीं, पहले किसी ज़माने में यंग भी थी, प्रिटी यानी खूबसूरत थी, और उनके पति हुआ करते थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लेकिन दादी को आज की डेट में देखने के बाद ये यकीन नहीं आता था कि कभी खूबसूरत भी रही होंगी, यंग भी रही होंगी। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस। मेरे दादाजी का एक पोर्ट्रेट भी लटका हुआ था वहीं मैंटल पीस पर। ठीक है, वो जो घर में देखे होंगे आपने फायर प्लेस के ऊपर, वहाँ लटका हुआ था दादाजी का फ़ोटो इन द ड्राइंग रूम। ही वोर अ बिग टर्बन। उस पोर्ट्रेट में या फ़ोटो में उन्होंने बड़ी सी टर्बन पहन रखी थी। टर्बन यानी पगड़ी। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी। कवर्ड द वेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। ठीक है, उनके चेस्ट यानी जो सीना था वो अच्छा खासा उनके दाढ़ी के बालों से ढका हुआ था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। और वो लगभग 100 साल के लगते थे उस फोटो में। दाढ़ी उनकी काफ़ी बड़ी थी, इतनी बड़ी कि उनका सीना जो था, चेस्ट, वो अच्छा खासा दाढ़ी के बालों से ही ढका हुआ था। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन। वो उस तरह के व्यक्ति नहीं दिखते थे हु वुड हैव अ वाइफ, कि उनकी कोई पत्नी भी रही होगी, और चिल्ड्रन, या कभी उनके बच्चे भी रहे होंगे। उन्हें देखकर लगता नहीं था ऐसा कि ये कभी व्यक्ति कभी शादीशुदा रहा होगा या इसके बच्चे रहे होंगे। तो लगता ही नहीं था उन्हें देखकर कि इनकी पत्नी रही होगी, बच्चे रहे होंगे। बस ऐसा लगता था कि हाँ, इनके लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, हाँ इनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो बहुत रहे होंगे, इस टाइप के लगते थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर। और जहाँ तक ग्रैंड मदर की बात थी कि वही ग्रैंड मदर जो थी वो यंग रही थी या प्रिटी रही थी, दैट द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये ख्याल भी अजीब सा लगता था सुन कर के कि दादी कभी यंग भी रही होंगी या कभी प्रीटी रही होंगी। लगता ही नहीं था उन्हें देखने के बाद। ऐसा लगता था हमेशा से शायद ऐसी रही होंगी, झुर्रीदार और बूढ़ी। शी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले। वो अक्सर हमें बताया करती थी उन गेम्स के बारे में जो वो अपने बचपन में खेलती थी, यानी जब वो चाइल्ड थी। दैट सीम क्वाइट अब्जर्व्ड। ये सुनने में भी थोड़ा बेतुका सा लगता था। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। और लगता ही नहीं था कि उन्होंने भी कभी खेल खेले होंगे। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज्ड टू टेल अस। और उनका ये कहना है कि मैं ये खेल खेला करती थी, ये भी हमें किसी कहानी से कम नहीं लगता था। फेबल्स कहते हैं कहानी, जो वो हमें महापुरुषों के या ईश्वर के जो क्या कहते हैं दूत हैं उनके बारे में सुनाती थी, या महापुरुषों के बारे में कहानी सुनाती थी। वो सुनने में ऐसे ही लगता था, मतलब कुछ रियलिटी से दूर लगता था। ठीक है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट। वो हमेशा से कैसे रही थी? शॉर्ट एंड फैट, छोटे कद की। और जब से मैं उन्हें देखता आ रहा था तो मैंने उन्हें मोटा ही देखा था। एंड स्लाइटली बेंट,
और थोड़ा सा झुका हुआ, बेंट कहते हैं आगे की तरफ को झुका हुआ। बुढ़ापा था तो आगे की तरफ झुकी गई होंगी, स्लाइटली का मतलब थोड़ी सी। तो मेरे लिए वो एक छोटी और मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई औरत रही थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। उनका जो चेहरा था वो ऐसा था, क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, झुर्रियों का पूरा एक वो था नेटवर्क, झुर्रियों का एक फ्रेम सा था। पूरे चेहरे पर उनके झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी पूरे ही चेहरे पर झुर्रियाँ थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ माथे पे होती या सिर्फ गालों पर होती, गाल, माथा, आँखों के नीचे सब झुर्रियाँ झुर्रियाँ थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन, हमें पूरा यकीन था कि वो हमेशा से ही ऐसी रही थी, हमेशा से ही ऐसी रही थी। कैसी? झुर्रियोंदार चेहरा। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी, और वो भी बहुत ज़्यादा बूढ़ी, इतनी बूढ़ी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि लगता ही नहीं था कि वो इससे ज़्यादा भी अब बूढ़ी होंगी। लगता था कि बुढ़ापे की जो अंतिम सीमा है वो हासिल कर चुकी थी। ये लगता था कि बस इससे ज़्यादा बुढ़ापा किसी पर नहीं आता होगा। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 साल से तो वो इसी स्टेज में ठहरी हुई थी। यानी उनके चेहरे पर कोई बदलाव ही नहीं आया था 20 साल से, लगभग एक सा ही चेहरा, नीरस कह सकते हैं आप, है ना। कोई वैरायटी नहीं, कोई नयापन नहीं, एक्सप्रेशंस भी ऑलमोस्ट द सेम। तो शी वॉज नॉट चेंजिंग विद द चेंजिंग टाइम्स। बदलते समय के साथ उनके अंदर शारीरिक बदलाव नहीं आ रहे थे, अंदरूनी तौर पर आ रहे हों, कमज़ोरी बढ़ रही हो और कुछ हो रहा हो, बट आउटवर्डली शी हैड बीन सेम फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। बाहरी तौर से वो पिछले 20 साल से लगभग एक सी रही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, और वो कभी प्रिटी रही ही नहीं होंगी। प्रिटी का मतलब फिजिकली अट्रैक्टिव। वो लगता ही नहीं था कि शारीरिक रूप से कभी आकर्षक रही होंगी, कभी उनमें कोई कशिश रही होगी, चार्मिंगनेस कुछ ऐसा रहा हो, लगता ही नहीं था। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन हाँ, वो सुंदर हमेशा थी, ऑलवेज ब्यूटीफुल। मतलब फिजिकली अट्रैक्टिव तो नहीं थी, लेकिन उनके अंदर कोई बात थी ऐसी उनके कैरेक्टर में कि वो थी सुंदर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रिटी नहीं थी, ब्यूटीफुल थी, तो प्रिटी को आप सिर्फ वहीं तक लीजिए, फिजिकली अट्रैक्टिव, है ना, शारीरिक रूप से आकर्षक, जो शरीर के ज़रिए किसी को अपनी तरफ खींचता हो, कशिश हो जिसके अंदर, चुंबकीय ताकत सी हो खींचने की, वो वाली बात नहीं थी। लेकिन हाँ, कैरेक्टर, इनका बोलना चालना, दैट मेड हर ब्यूटीफुल। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस। हॉबल्ड कहते हैं थोड़ा लंगड़ा कर चलना, बुढ़ापे में जैसा हो जाता है, एक बैलेंस नहीं रहता चाल में, तो लंगड़ाहट के साथ घर में चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, कपड़े कैसे होते थे इनके? बेदाग सफ़ेद, मतलब सफाई पसंद थी। वाइट पर कोई स्पॉट नहीं होता था, इतना बेदाग सफ़ेद कपड़ों में रहती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका एक हाथ जो था वो उनकी कमर पर होता था, वेस्ट कहते हैं कमर, एक हाथ कमर पर होता था। टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि अपनी जो बेंडिंग है, जो झुकाव है शरीर का आगे की तरफ, उसे बैलेंस कर सकें। ठीक है, अक्सर बुढ़ापे में लोग कमर पर एक साइड में हाथ रख लेते हैं ताकि वो अपना बैलेंस बना सकें। टू बैलेंस अ स्टूप, आगे की तरफ का जो झुकाव है उसे बैलेंस कर सकें। एंड दी अदर, एक हाथ तो कमर पर होता था, एंड दी अदर, और जो दूसरा होता था वो क्या कर रहा होता था? टेलिंग द बीट्स। टेलिंग का मतलब है काउंटिंग, गिनना। ठीक है, टेल का मतलब गिनना भी होता है। ठीक है, गिन रही होती थी क्या चीज़? बीट्स,
बीड्स कहते हैं दाने। ऑफ अ रोजरी, रोजरी कहते हैं माला, ठीक है, माला जो अक्सर हाथ में रहती है और माला में दाने होते हैं, ठीक है। धार्मिक जब लोग कुछ कर रहे होते हैं, मंत्रों का उच्चारण या कुछ, तो उसकी मान लीजिए संख्या के हिसाब से करना है कि इतने बार करना है, इतने बार, तो रोज़री का सहारा लेते हैं क्योंकि उसमें बीट्स होते हैं, काउंट करते रहते हैं। इससे ये रहता है कि हमने इस चीज़ को इतनी बार रिसाइट कर लिया है। तो रोज़री यानी माला और बीट्स यानी दाने। तो एक हाथ से वो माला के दाने हिलाती रहती थी और हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली। लॉक्स जो होता है ना, बालों के लिए आता है, लटे बाल, जुल्फ जिसे कहते हैं उर्दू में, तो वो सिल्वर कलर की थी। सिल्वर कलर से मतलब बुढ़ापे की वजह से सफ़ेदी आ गई थी बालों में। हर सिल्वर लॉक्स, उनकी सफ़ेद बाल, वर स्कैटर्ड अनटाइडली, वो बिखरे रहते। स्कैटर्ड कहते हैं बिखरे रहते थे, अनटाइडली यानी डिसऑर्डरली, यानी वो बालों में कंघा उंघा करके इतना नहीं रखती थी, तो बाल उनके बिखरे रहते थे। ओवर हर पेल पकड़ फेस, ठीक है, पेल कहते हैं कलरलेस, है ना, बेरंग चेहरा जो था उनका बेरंग सा था, कोई उसमें रंगत नहीं बची थी। बुढ़ापे की वजह से रंग धीरे धीरे गालों का ख़त्म होता जा रहा था। और पकड़ फेस का मतलब है झुर्रियोंदार चेहरा, रिंकल्ड फेस, अ फेस फुल ऑफ रिंकल्स। और पेल का मतलब है कलरलेस, ठीक है। कोई उसमें होता है ना कि जब आदमी की हेल्थ होती है जवानी के दिनों में, तो एक पिंकनेस होती है, गुलाबीपन वगैरह वगैरह, सेहत की वजह से। यहाँ इनके साथ ऐसा नहीं था, चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और रंग चेहरे का लगभग गायब हो चुका था और बाल बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और उनके जो लिप्स थे, होंठ जो थे, वो लगातार हिलते रहते थे। इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल कहते हैं जिसे आप सुन ना सकें, ठीक है, यानी इतने हल्के हल्के वो बुदबुदाती रहती थी अपने होठों से कोई प्रेयर, ठीक है, प्रेयर यानी कोई प्रार्थना करती रहती थी और हल्के हल्के होठों से बुदबुदाती रहती थी, ऐसे कि किसी को ठीक से सुनाई भी ना दे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, बेशक वो खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो बिल्कुल ऐसे थी जैसे पहाड़ों की वादी में या पहाड़ों में जाड़ों का सीन। ये किसी पहाड़ पर आप जाड़ों के सीज़न में जाएं तो जो वहाँ का नज़ारा होगा वो उनके चेहरे का नज़ारा था, ठीक है। ये एक सिमिली है यहाँ पर, अगर आप जानते हो फिगर्स ऑफ स्पीच को, तो शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर जो जाड़ों का नज़ारा होता है उस तरह का इनका चेहरा था। ये आगे इसे खोल भी दिया है कंपैरिजन को। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी, एक फैलाव, बिल्कुल प्योर वाइट सीरेनिटी, सीरेनिटी कहते हैं शांति, बिल्कुल शांत, प्योर शांति का एक फैलाव चारों तरफ। यानी आप जाड़ों में विंटर पर जाएं तो शांति शांति होती है और वाइटनेस भी होती है, ठीक है, स्नो की वजह से। तो बिल्कुल कुछ ऐसे ही खामोश नज़ारा इनके चेहरे पर रहता था। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, क्या था, एक शांति की मूर्त थी ये, और कंटेंटमेंट कहते हैं संतोष, संतुष्टि, जो अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हो कि आई हैव लिव्ड माई लाइफ एज वेल एज आई कुड एंड आई हैव गॉट वॉट एवर आई डिज़र्व। इस तरह की भावनाओं के साथ ये अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार रही थी, पीसफुली एंड कंटेंटेडली। तो अच्छा कंपैरिजन है यहाँ पर। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे, ठीक है। कीजिए, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया था। व्हेन दे वेंट टू लिव
इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए थे। तो मैं रह गया था अपनी दादी के पास। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम हमेशा ही साथ साथ रहते थे। ठीक है, हमारा जो साथ था वो लगातार बना रहता था। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे उठाया करती थी सुबह में। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए भी वही रेडी करती थी क्योंकि माँ बाप शहर चले गए थे। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपनी जो सुबह की प्रार्थना थी वो किया करती थी इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस कहते हैं नीरस, मोनोटोनस यानी नीरस। मोनोटोनस जो बना है मोनो और टोन से बना है, एक ही टोन। ठीक है, एक ही अंदाज था उनका गुनगुनाने का, उसमें कोई सुर वुर चेंज नहीं होते थे। सिंग सॉन्ग का मतलब है धुन। ठीक है, और वो भी कैसी थी, मोनोटोनस, नीरस यानी बोरिंग टाइप, एक ही धुन चलती रहती थी। वाइल शी बेट एंड रेस्ट मी, और जब ये अपना कुछ गुनगुनाती रहती थी, प्रार्थना से संबंधित होता था, राइटर को वो सब थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंग लगता था। वाइल शी बेट, और वो साथ ही साथ राइटर को नहलाती रहती थी। एंड ड्रेस्ड मी इन, और मुझे तैयार करती रहती थी। इन द होप इस उम्मीद से दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, वो इस उम्मीद से हमेशा मेरे आसपास में वो धार्मिक धुन को या मंत्रों को उच्चारित करती रहती थी, ताकि सुनकर मैं भी उन्हें मन ही मन में याद कर लूँ। आई लिसनड, मैं सुनता था, ऐसा नहीं कि मैं उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दिया करता था, मैं सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन उसे सीखने का कभी भी ख्याल मुझे नहीं आया। सीखने की नीयत से कभी नहीं सुनता था मैं, सिर्फ उनकी आवाज़ जो कि अच्छी लगती थी उसका मज़ा लेने के लिए। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, उसके बाद वो तैयार करने के बाद मुझे मेरी जो लकड़ी की स्लेट होती थी, पहले स्लेट्स पर लिखा जाता था, ये तो नोटबुक्स वगैरह बाद में आई हैं, कॉपी बुक्स, नोटबुक्स, एक्सरसाइज बुक्स, ये सब बहुत बाद में आए। पहले लकड़ी की स्लेट पर ही लिखते थे, वो लेकर आती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, उसे वो पहले से ही धो के रखती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और उस पूरे पर येलो चॉक, येलो यानी पीले रंग की जो खड़िया होती है चॉक, उससे पूरा उस पर प्लास्टर यानी लेप कर दिया करती थी, ताकि उस पर जब इंक चलाई जाए तो सही चले। लकड़ी है ना, बहुत हार्ड सरफेस होता। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटा सा मिट्टी की रोशनाई की शीशी थी। अब तो कांच वाँच की बनी हुई आती थी, अब तो इंक पॉट का खैर ज़माना ही लगभग ख़त्म हो गया है, लोग फाउंटेन पेन यूज़ ही नहीं करते, अब तो सीधा बॉल पेन, जेल पेन चलते हैं। तो इंक पॉट तो रही, इंक का ही रोल कम हो गया, तो इंक पॉट का तो क्या रहेगा। तो मिट्टी की बनी हुई रोशनाई की शीशी छोटी सी वो लेकर आती थी। एंड अ रेड पेन, और एक लाल पेन भी लाती थी। ठीक है, रेड पेन। टाई देम इन अ बंडल, उन्हें उनकी एक वो बना दिया करती थी, बंडल सा। ठीक है, एक गठरी सी बना दी इन सारे सामान की जो स्कूल में यूज़ होना है। एंड हैंड इट टू इट में, और मुझे दे दिया करती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट, और नाश्ते के बाद, और नाश्ता भी क्या होता था, वो थिक स्टेल चपाती, एक मोटी बासी चपाती, बासी रोटी, और वो भी मोटी, विद अ लिटिल बटर, थोड़े से मक्खन के साथ। एंड शुगर, और थोड़ी चीनी के साथ, थोड़ी चीनी और थोड़ा मक्खन उस बासी रोटी पर वो लगा दिया करती थी। उसे खाकर मैं और वो स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर, वो अपने साथ कई बासी रोटियां रख लिया करती थी जाते टाइम, फॉर द विलेज डॉग्स, ताकि
गांव के कुत्तों को खिला सकें। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल। मेरी जो दादी थी वो हमेशा स्कूल जाती थी विद मी, मेरे साथ, यानी मुझे अकेले नहीं जाना होता था, हमेशा वो मेरे साथ जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, और जाने के पीछे दूसरी वजह थी कि स्कूल जो था वो एक मंदिर से मिला हुआ था, तो उनका भी काम हो जाता था, मंदिर में प्रार्थना करने के लिए चली गई, वहीं मुझे स्कूल भी छोड़ दिया। तो ये था मामला। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट। पुजारी जो था वो हमें अल्फ़ाबेट भी सिखाई, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना भी सिखाई। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet, और जब बच्चे जो थे लाइनों में बैठे होते थे, ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा, बरामदे के दोनों साइड में, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट गा रहे होते थे। तो अल्फ़ाबेट तो समझ गए ना आप, छोटा बड़ा जो भी। और द प्रेयर इन कोरस, या ग्रुप में प्रार्थना गाते थे। उस बीच में माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, दादी जो थी वो अंदर बैठी रहती, हम बरामदे में बैठे होते थे, अल्फ़ाबेट गा रहे होते थे या प्रेयर गा रहे होते थे। दादी जो थी अंदर होती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स कहते हैं होली बुक्स, धार्मिक किताबें वो पढ़ रही होती थी, गीता या उपनिषद वगैरह जो भी होंगी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों ही निमट जाते थे, यानी वो अपने धार्मिक किताबें पढ़ के निमट जाती थी और मेरे यहाँ पर ये पूरी हो जाती थी क्लास, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम साथ साथ लौट के आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल। उस टाइम पर हमें मंदिर में गांव के कुत्ते मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और ये पीछे चलते चलते हमारे घर तक आ जाते थे भौंकते हुए, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे से फाइटिंग करते हुए। फॉर द चपातीज, रोटियों के लिए, वी थ्रू टू रैम, जो कि हम उनकी तरफ फेंकते थे। ठीक है, बहुत ईजी है समझना। कुत्ते कई थे, रोटियां भी शायद होती होंगी ठीक, लेकिन इतनी भी नहीं होती होंगी, तो वो आपस में झगड़ते थे कुत्ते, और भौंकते भी रहते थे, और पीछा करते करते घर तक आ जाते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माँ बाप शहर में ठीक ठाक तरीके से सेटल हो गए, उन्होंने अपने आप वहाँ स्थापित कर लिया, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें भी वहीं पर बुलवा लिया, यानी हम भी गांव से पहुँच गए शहर। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, बस यहाँ से जो हमारी दोस्ती थी, दादी की और मेरी दोस्ती, उसमें एक टर्निंग पॉइंट आया, एक मोड़ आया। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि अब भी हम रहते एक ही कमरे में थे, मैं और दादी, फिर भी माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल तक नहीं आती थी। गांव और शहर में कुछ तो फ़र्क होगा। तो आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं जाता था एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और वो भी कैसे, इन अ मोटर बस में जाता था। तो दादी का तो साथ में जाने का सवाल ही नहीं रह गया था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, और उन्होंने कुत्तों को खिलाने के बजाय अब शुरू कर दिया किसे खिलाना, स्पैरोज। स्पैरोज जो हैं चिड़िया होती हैं, ठीक है, स्पैरो जो है वो चिड़िया होती है, देखिए मैंने आप उसमें दिखाया था अभी पिक्चर में, स्पैरोज, जो कि हमारे शहर के घर में आंगन में आती थी। उन स्पैरोज को वो रोटियां खिलाने लगी, तो कुत्तों की जगह ले ली स्पैरोज ने, ठीक है, विलेज की जगह ले ली सिटी ने, और गांव के स्कूल की जगह ले ली शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल ने। तो रूम तो ये अभी शेयर करते थे, मगर स्कूल के बहाने जो साथ साथ था वो साथ थोड़ा
ख़त्म हो गया। As the years rolled by, जैसे जैसे साल गुजरते गए, we saw less of each other, हम एक दूसरे से कम मिलते थे। For some time she continued to wake me up, कभी कभी वो मुझे उठा भी दिया करती थी स्कूल के लिए, and get me ready for school, और स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। कभी कभी जो काम पहले डेली बेसिस पर होता था वो कभी कभी मैं आ गया। When I came back, और जब मैं स्कूल से आता था, she would ask me what the teacher had taught me। जब मैं स्कूल से आता था तो वो पूछा करती थी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning। मैं उन्हें बताता था कि टीचर ने इंग्लिश सिखाई और आपके इंग्लिश के वर्ड सिखाए और कुछ साइंस सिखाई और कुछ और भी ज्ञान दिया। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम सिखाया। आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल, आर्किमिडीज़ का सिद्धांत, मतलब जो भी क्लास में टीचर्स सिखाते थे वो मैं बता दिया करता था, उसका सारांश बस। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और ये भी कि हाँ टीचर कहते हैं कि दुनिया गोल है। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस तरह की बातें सुनकर वो थोड़ी नाखुश हो जाती थी। उन्हें शायद इस तरह की शिक्षा पसंद नहीं थी। जब वो सुनती थी ये बताया, वो शायद कुछ और सुनना चाहती थी। आज रामायण की कहानी सुनाई, आज महाभारत की सुनाई, और जो कि शायद इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं सिखाई जाती होगी। तो यही वजह रही होगी, क्योंकि उनका टेस्ट अलग था और यहाँ टेस्ट, वक्त की डिमांड ही अलग थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, तो अब वो मेरे लेसन्स में तो मेरी मदद कर ही नहीं सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और जो हमारे इंग्लिश स्कूल में चीज़ें सिखाई जाती थी उन पर वो यकीन ही नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और उन्हें अफसोस होता था कि स्कूल में गॉड के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। एंड द स्क्रिप्चर्स, और ये धार्मिक ग्रंथ हैं इनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, एक दिन मैंने आके दादी को बताया कि दादी हमें म्यूज़िक की भी शिक्षा दी जा रही है। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड, ये सुनकर तो बहुत ही विचलित सी हो गई वो। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उनकी नज़र में संगीत जो था वो एक बुरी चीज़ था। उनका मानना था कि संगीत का जो जोड़ है या संगीत का जो संबंध है वो बुराई से है। ल्यूड से मतलब बुराई, संगीत बुराई की तरफ को ले जाता है। और ये भी मानना था कि इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स। हार्लट्स कहते हैं आपके, ये जो वर्ड है हार्लट, अ कैरेक्टरलेस वुमन, ठीक है, चरित्रहीन औरत। उनका ये मानना था दादी का कि ये जो संगीत वंगीत है ये चरित्रहीन औरतों के काम है, वैश्याओं के काम है। एंड बैगर्स, और साथ ही साथ ये भिखारियों के काम है संगीत बजाना और ये सब करना। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, ये शरीफों की चीज़ नहीं है। तो ऐसा मानना था दादी का। तो जब उन्हें पता चला कि संगीत भी सिखाया जाने लगा तो शी फेल्ट डिस्टर्ब्ड। शी सेड नथिंग, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं है सुनने के बाद। बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन उनका चुप रहना, उनकी जो चुप्पी थी, खामोशी थी, वो बता रही थी कि वो इस बात को डिसअप्रूव करती थी, यानी उन्हें स्वीकार नहीं थी, बिल्कुल कतई पसंद नहीं आई थी कि ये चीज़ सिखाई जाए। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद तो वो मुझसे बात ही नहीं करती थी। हालांकि गलती मेरी नहीं थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा खफा सी हो गई थी इस म्यूज़िक वाली बात से कि उन्होंने मुझसे बात करना बहुत कम कर दिया था। When I went up to यूनिवर्सिटी, जब मैं स्कूल से निकलकर कॉलेज पहुंचा, यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ, आई वॉज गिवन अ रूम माई ओन, तो वहाँ मुझे मेरा अपना रूम मिला, ठीक है, हॉस्टल में मिला होगा अपना कमरा। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, तो
तो अब जो हमारे बीच में फ्रेंडशिप का लिंक था वो एक तो ये वजह ये थी कि हम एक ही कमरे में रहते थे, गांव में थे तो भी, शहर में थे तो भी। तो वो जो इस कमरे को शेयर करने वाली बात थी वही था दोस्ती का जोड़, क्योंकि कमरे में है तो सारी बातें हो रही हैं कि वो पूछना दिन भर की बात है। अब जब ये दूरी बन गई तो वो जो रिश्ता था उसमें भी क्या हुआ, स्नैप, रिश्ते की वो जो लिंक थी, कड़ी थी, वो टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन। मेरी दादी ने स्वीकार कर लिया उस सिक्लूजन को। सिक्लूजन कहते हैं एकांत, क्योंकि मेरा जाना था तो वो रह गई अकेली, विद रेजिग्नेशन। ठीक है, उन्होंने अपना भाग्य समझकर उस सेक्लूजन यानी एकांत को कबूल कर लिया कि ठीक है अकेले ही रहना है, काइंड ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, आजकल काफ़ी चल रहा है वर्ड आइसोलेशन। तो अब आइसोलेटेड लाइफ उन्हें गुजारनी थी इन माई एब्सेंस। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील। उनका जो चरखा था उसे वो छोड़ते नहीं थे, यानी ज़्यादातर चरखे पर ही उनका समय बीतता था। ठीक है, शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अगर किसी से बात भी करनी है तो चरखा जो है वो अपना काम कर रहा है। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, यानी सुबह से शाम तक। शी सैट बाई हर व्हील, वो अपने चरखे पर बैठी रहती थी। स्पिनिंग यानी चरखे को घुमाती रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और साथ ही साथ प्रार्थनाएं करती रहती थी, यानी मंत्र वगैरह पढ़ती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर में जाकर शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, वो कुछ समय के लिए आराम करती थी। और वो भी रिलैक्सेशन भी शायद आराम के लिए नहीं था। टू फीड द स्पैरोज़, वो जो स्पैरोज़ थी, वो जो चिड़िया थी जो आमतौर से कॉमन बर्ड्स होती हैं, घर में पाई जाती हैं, अब भी कम हो गई थी, दोबारा से फिर देखने लगी हैं जब पोल्यूशन पर कंट्रोल हुआ है। तो स्पैरोज़ को फीड किया करती थी दोपहर में। वाइल शी सैट इन द वरांडा, और जब वो बरामदे में बैठी होती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर रही होती थी, किसके लिए, चिड़ियों के लिए, तो क्या होता था, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, सैकड़ों चिड़िया उनके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती थी, सैकड़ों। आज तो शहर में ये सीन इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन खुशवंत सिंह के ज़माने में ऐसा था कि शहर में भी सैकड़ों चिड़िया एक ही स्पॉट पर दिख सकती थी। तो जब ये छोटे छोटे टुकड़े कर रही होती थी, इसी बीच में सैकड़ों की तादाद में छोटी छोटी चिड़िया इनके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती थी, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स। और जब वो सैकड़ों चिड़िया चार हो जाती थी तो एक बेडलम हो जाता था। बेडलम कहते हैं एक पागल खाना सा। चर्पिंग्स कहते हैं उनकी आवाज़, चिड़ियों की जो आवाज़ है वो इतनी हो जाती थी कि सारा ऐसा लगता था जैसे किसी पागल खाने में आ गए। सम केम, कुछ चिड़िया आती थी, एंड पर्स्ट ऑन हर लेग्स, दादी की टांगों पे बैठ जाती थी आके। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ चिड़िया उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी। बट नेवर शूट देम अवे, शूट कहते हैं भगाना, शू है SHOO, है ना, वो जूते वाला अलग होता है SHOE, और यह है SHOO। शू का मतलब है भगाना। शी नेवर शूट देम अवे, वो उन चिड़ियों को नहीं भगाती थी, चाहे वो उनके सिर पर बैठें, कंधे पर बैठें, टांगों पर बैठें। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, दिन भर का जो उनका सबसे सुखी घंटा होता था या सुखी आधा घंटा होता था, वो यही होता था आफ्टरनून वाला, जब वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी। When I decided to go for further studies,
जब मैंने अपनी आगे की पढ़ाई का इरादा किया, टू गो अब्रॉड, विदेश जाने का, कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाऊंगा, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मुझे पूरा यकीन था कि ये सुनकर मेरी दादी ज़रूर उदास हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए बाहर जाने वाला था। 5 दिन नहीं, 5 महीने नहीं, 5 साल के लिए। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी जो उम्र थी वो ऐसी थी कि लगता ही नहीं था कि 5 साल बाद उनसे दोबारा मुलाकात हो भी सकती है। ये लगता था कि जब वो सुनेंगे कि मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ तो ज़रूर उदास होंगी। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर कुड, मेरी जो दादी थी वो बड़े आराम से इस न्यूज़ को उन्होंने सुन लिया, और वो जो रिएक्शन वो सोच रहा था वो रिएक्शन नहीं हुआ। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, अपसेट होना तो दूर की बात, वो इमोशनल भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, लेकिन हाँ वो रेलवे स्टेशन तक आई मुझे सी ऑफ करने के लिए, छोड़ने के लिए। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की, और शो एनी इमोशन, ना ही अपने चेहरे पर कोई भावना आने दी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ अब भी कुछ गुनगुना रहे थे या कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका ध्यान प्रार्थना में ही लगा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी, उनकी उंगलियां बिजी थीं, काउंटिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, अपनी माला के दानों को गिनने में। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, बहुत खामोशी के साथ उन्होंने मेरे माथे को किस किया। ठीक है, साइलेंट यानी खामोशी के साथ, बिना बोले उन्होंने मेरे माथे को किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं इस वहाँ से चला, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, तो मैं उसे एक निशानी के तौर पर अपने साथ ले गया, ये सोचकर कि ये शायद मेरे और दादी के बीच में आखिरी फिज़िकल कांटेक्ट है, यानी शायद मैं 5 साल बाद उनसे इस तरह करीब नहीं होऊंगा, उनके शरीर का और मेरे शरीर का कोई कनेक्शन शायद नहीं होगा, शायद ये आखिरी किस था, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैंने उसे बड़ी सावधानी से, बहुत एक मेमोरी की तरह साथ में ले गया। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा मैं सोचा था कि 5 साल बाद उन्हें देखना नसीब नहीं होगा। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, मैं 5 साल बाद घर आ गया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और वो फिर स्टेशन पर मुझे लेने के लिए पहुँची थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और इन 5 साल में भी, मतलब 5 साल बाद मैं उन्हें देख रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि बुढ़ापा एक दिन के लिए भी बड़ा हो, यानी जैसा छोड़कर गया था एग्जैक्टली वैसे ही पाया। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, शब्दों के लिए उनके पास अब भी समय नहीं था। खामोश रहना उनकी आदत बन चुकी थी, और वो अब भी थी। एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया, गले से लगाया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, उस वक्त भी वो अपनी प्रार्थना ही कर रही थी, यानी जो भी उच्चारण करती थी वो उनका अब भी जारी था, गले भले ही लगा लिया। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं 5 साल बाद आया और जब मेरा पहला दिन था वहाँ वापसी पर, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, तो अब भी उनका जो सबसे अच्छा समय था वो उन्हीं चिड़ियों के साथ बीत रहा था, ना कि मेरे साथ कि मैं 5 साल बाद आया था। whom she fed longer, और अब जब मैं 5 साल पहले गया था तो ये देखता था वो आधे घंटे खाना खिला रही हैं चिड़ियों को, लेकिन अब वो ज़्यादा टाइम देती थी उन्हें। एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स, और फ्रिवलस का मतलब है मामूली, हल्की फुल्की, रिब्यूक कहते हैं डांट, यानी वो चिड़ियों के साथ इतनी घुल मिल गई थी कि चिड़ियों को डांटने भी लगी थी, मगर उनका डांटना फ्रिवलस था,
लाइट नेचर था, मतलब सीरियसनेस नहीं थी। तो वो अपने बहुत क्लोज समझने लगी थी उन चिड़ियों को, उनसे वार्तालाप भी होने लगा था उनका, जिस अंदाज में भी होता। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। उसी दिन, पहले दिन मैंने देखा कि उनके अंदर एक चेंज आया। शी डिड नॉट प्रे। शाम में उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड। उन्होंने आस पड़ोस की जितनी औरतें थीं उन्हें इकट्ठा किया। ठीक है, शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड। आस पास की औरतों को उन्होंने इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम। एक पुरानी ढोलक निकाली। एंड स्टार्टेड टू सिंग। और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स। कई घंटों तक। शी थम्ड। वो बजाती रहीं। द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम। वो जो ड्रम यानी ढोलक थी वो कैसी हो गई थी? डिलैपिडेटेड, यानी इतनी बजाई गई थी वो ढोलक कि उसकी हालत खस्ता हो गई थी। और स्किन का मतलब है खाल। खाल लगी होती ना ढोलक की दोनों साइडों में, तो वो जो खाल थी वो बिल्कुल लटक गई थी ढोलक की। सैगिंग कहते हैं लटकी हुई, ख़राब हालत में। डिलैपिडेट कहते हैं बहुत ही ख़राब हालत में। तो जो ढोलक थी बहुत ख़राब हालत में थी, क्योंकि उसकी जो खाल थी दोनों साइड की वो ढीली पड़ गई थी। उसे वो बजा रही थी। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। और गा भी रही थी। ठीक है, गा कुछ ऐसा गाना रही थी जैसे कि जब पहले लड़ाई में योद्धा वापस आते थे अपने घर, तो वो उससे संबंधित जो गीत वीत होता होगा, कुछ ऐसा ही वो गीत ढोलक बजाते बजाते गा रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप। हमें उन्हें रोकना पड़ा। टू स्टॉप, उन्हें रोकने के लिए हमें उन्हें समझाना पड़ा कि दादी रुक जाइए। और बाकी लोगों ने भी समझाया कि आपकी हेल्थ ऐसी नहीं है कि आप इतना गाएं, इतना बजाएं। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ताकि ओवर स्ट्रेनिंग का शिकार न हो जाए। यानी एक एज होती है ना कि उस एज में आप उतनी एक्टिविटी कर सकते हैं। इनकी एज ये सब अलाउ नहीं कर रही थी कि वो इतनी देर गाएं और इतनी देर बजाएं, वो भी इतनी ताकत से। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। मेरी लाइफ में पहली बार मैंने ऐसे देखा था कि उन्होंने अपनी प्रेयर को मिस किया था, वरना वो अपनी प्रेयर को मिस नहीं करती थी। करनी है तो करनी है, कैसे भी हालात रहे हों। उन्होंने कभी प्रेयर को मिस नहीं किया था। तो ये पहली बार मैंने देखा कि ऐसा हुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली सुबह वही हुआ जिसका डर था। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर। हल्का बुखार था। माइल्ड कहते हैं हल्का। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। और डॉक्टर ने हमें बताया भी कि ये उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन दादी कुछ अलग ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस, दादी ने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत अब करीब था। शी सेड दैट, ऐसा उन्होंने कहा, सिंस ओनली फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं अभी अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी कुछ घंटे हैं उसमें मैंने अपनी प्रेयर छोड़ी है। तो शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। कहा कि वो किसी से ज़्यादा बात करने को तैयार नहीं थी। ठीक है, वो चाहती थी कि वो जो प्रार्थना है वो कर लें। वी प्रोटेस्टेड। हम उनके पास से हटना नहीं चाहते थे, बात करना चाहते थे, मगर उन्होंने हमसे कहा कि अब मुझे बात नहीं करनी। हमने खैर इसका विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हमने जो प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड। वो बिस्तर में लेटी रहीं, प्रेइंग, और लेटे लेटे प्रार्थना करने लगी। एंड टेलिंग हर बीट्स, और माला के दाने का जाप करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम उन्हें देखकर कुछ भी शक कर पाते उनकी हालत के बारे में। हर लिप्स स्टॉप मूविंग। उनके होठों ने हिलना बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर
लाइफलेस फिंगर्स, और माला जो थी वो उनकी बेजान उंगलियों से छूटकर नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांति से भरी हुई सफ़ेदी उनके चेहरे पर छा गई। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम समझ गए कि वो मर चुकी थी। ठीक है, होठ चलते चलते बंद हुए, प्रार्थना रुकी, माला हाथ से छूटी, चेहरे पर वो कलर आया जो मौत का होता है, वही खामोशी जो मौत की होती है, वो मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया। एंड एज इट इज़ कस्टमरी, और जैसा कि होता है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और उन्हें लाल रंग के कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग कहते हैं विलाप, कुछ घंटों के विलाप के बाद, रोने पीटने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया कमरे में। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, ताकि हम उनके अंतिम क्रियाक्रम के लिए तैयारियां कर सकें। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उनके रूम में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर, एक पुरानी सी स्ट्रेचर के साथ, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ताकि उस पर लिटाकर उन्हें जलाने के लिए, क्रीमेट कहते हैं जलाना, बॉडी को, डेड बॉडी को जलाना, तो स्ट्रेचर पर डालकर उन्हें ले जाने के लिए लिटा दिया गया। द सन वॉज सेटिंग, सूरज छिप रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और छिपते हुए सूरज की रोशनी ने उनके कमरे को भर दिया था। एंड वरांडा, वरांडे में भी शाम की रोशनी थी। विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और कलर जो था लाइट का गोल्डन था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, जब हम स्ट्रेचर लेके जा रहे थे तो हम आंगन में आधे रास्ते में रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा, इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ, तो हमने क्या देखा, पूरे बरामदे में और उस कमरे में, ठीक है, जहाँ वो लेटा करती थी या लेटी हुई थी, मतलब डेड और बिल्कुल स्टिफ कहते हैं, हार्ड, और लाल कफन में लिपटी हुई थी। तो हमने देखा वहाँ पर बरामदे में थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, सैकड़ों नहीं हज़ारों चिड़िया जो थीं फर्श पर बिखरी हुई थी, यानी बैठी हुई थी इधर उधर, हज़ारों की तादाद में, घर बड़ा रहा होगा। देयर वाज नो चर्पिंग, लेकिन उनकी चर्पिंग गायब थी, जो घर को पागल खाना जैसा बना दिया करती थी, चर्पिंग, कान फाड़ने वाली चर्पिंग, अब वो चर्पिंग गायब थी, बिल्कुल खामोश थी वो चिड़िया, जबकि सैकड़ों नहीं हज़ार थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें चिड़ियों पर भी तरस आया। एंड माई मदर फैच सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ अंदर से उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, माँ ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, बिल्कुल वैसे जैसे कि दादी किया करते थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और वो टुकड़े चिड़ियों के आगे फेंके। चिड़ियों के आगे फेंके। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियों ने ब्रेड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉप्स ऑफ, कॉप्स कहते हैं लाश, डेड बॉडी, जब हम दादी की लाश को ले जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो चिड़िए खामोशी से उड़ गईं। क्वाइटली कहते हैं खामोशी से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जो सफाई वाला आता है स्वीपर, उसने उन रोटी के टुकड़ों को झाड़ू से साफ करके, ठीक है, डस्टबिन में डाल दिया। तो यहाँ पर ये स्टोरी का दी एंड हो जाता है। तो कितना क्लोज रिलेशन बन चुका था स्पैरोज का और ग्रैंड मदर का, और जहाँ क्लोजनेस थी वहाँ रफ्ता रफ्ता कम हो चुकी थी।
तो बहुत खूबसूरत और इमोशनल स्टोरी है। इसकी क्वेश्चन आंसर्स आप कर लीजिएगा, आसान है, कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, एक नज़र आप डाल सकते हैं इस पर। हालांकि टाइम काफ़ी हो गया है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। मेरा मकसद था आपको लेसन को समझाना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, एंड once again I request you to subscribe to my channel, and if you have liked the video, please press the like button, and thank you for watching. Have a nice time.